हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। हम लोग कर चुके थे। आज कोई पीपीटी नहीं बनी हुई है। नॉर्मली मुझे वाइट बोर्ड से ही मैंने स्टार्ट किया था। जो लोग पुराने चैनल पे हमारे अभी हमको देख रहे होंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा। तो आज हम लोग ब्लैंक एकदम स्लाइड पे पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो जो फिगर का कोई आज कुछ खास काम है नहीं, कोई ऐसा चित्र है नहीं कि जो कि आपको दिखाया जाए तब चीज़ें आपको समझ में आए। और कुछ चार्ट हैं, कुछ ग्राफ हैं, वो तो मैं आपको बना के दिखाई दूंगा। तो क्लास नंबर शायद ये 8वीं है। इसके पीछे की सारी क्लासेस हमने कंप्लीट करा दी हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे आपको क्लासेस। ऊपर आई बटन पे भी आपको बीच बीच में शो होता रहेगा। और स्टार्ट हो आज की क्लास उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएसी का कंप्लीट बैच अगर आपको कंप्लीट पढ़ना हो, अच्छे से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करनी हो, तो हमारा ऐप है, वो ऐप आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। वेबसाइट है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिट ITI नाम का ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए आप लोग। ठीक है? रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन बैच अभी चल रहा है, फुल कोर्स है। इसमें मैं आपको टेस्ट भी करवाऊँगा और साथ में हमारी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं समझाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ चीज़ों को, और लिखने में उतना बिलीव नहीं करता हूँ। तो लिखी लिखाए मटेरियल आपको मिल जाएंगे। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ये फीस है 699 रुपये। तो आप चाहें तो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, चाहें तो वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। ये क्लास आप कभी भी देख रहे होंगे, उस टाइम का रिसेंट जो एग्ज़ाम होगा, जो आसपास भर्तियाँ आएंगी, उनकी तैयारी आरएसी की कंप्लीट चल रही होगी। तो आप ऐप पे एक बार विजिट कर लेना। ये रहा प्रमोशन का बात, है ना, प्रमोशन का पार्ट रहा ये। और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, ये सब तो आप लोग करोगे ही, और शेयर करोगे तो यूट्यूब पे भी मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अन्यथा फिर मोटिवेशन नहीं बनेगा। मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए, चाहे लोग हों, चाहे फिर आप लोग समझ ही रहे हैं ना। तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा एप्लीकेशन पे। अभी फ़िलहाल कल की क्लास में हमने VCRS को समझा था। VCRS का मतलब हमने आपको बताया था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत डिटेल में हमने समझा था। तो कल की क्लास, इसके पीछे वाली क्लास ज़रूर देख लेना। वहाँ पे हमने कई सारे फैक्टर बताए थे। लास्ट होते होते बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, उसको ज़रूर देख लेना। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा हर एक परीक्षा में, और वो आप गलत करके आओगे, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है वहाँ से नहीं छूटेगा। अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया। हमने आपको बताया कि ये क्या है, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो भाई आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आप डोमेस्टिक यूज़ में रेफ्रिजरेटर या एसी यूज़ करते हैं, है ना, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो घरेलू के यानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? डोमेस्टिक के लिए होता है। तो डोमेस्टिक में रेफ्रिजरेंट जो आपका यूज़ होता है वो होता है R134A, है ना, R134A। पहले यूज़ किया जाता था क्या? R12। अब R134A क्या होता है? अपने इन्वायरमेंट को हमारे जो है वो हानि कम पहुंचाता है, उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है ये। तो इसलिए हम लोग R12 को रिप्लेस करके अब हम लोग जो यूज़ करने लगे हैं R134A यूज़ करने लगे हैं। ठीक है? अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन में कि ये किसका रिवर्स होता है? तो ये कार्नोट साइकिल का, कार्नोट का रिवर्स होता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है ये। क्लियर है? इसमें जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जनरली वो फ्रियॉन होता है। फ्रियॉन के सभी समूहों को आप लोग, जैसे R12 हो गया, R13 हो गया, है ना, R22 हो गया, ये सब क्या आता है? फ्रियॉन में आता है। अब आपको एक चीज़ें और समझ में नहीं आ रही होंगी कि बार बार R क्यों लिखा जा रहा है। तो आज की क्लास के बाद अगला चैप्टर हमारा रेफ्रिजरेंट होने वाला है, जहां पर मैं R के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया रेफ्रिजरेंट जब हम यूज करेंगे,
अमोनिया रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से इतर हम लोग अगर VARS पर आए तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आपका रेफ्रिजरेंट है, तरल है जो बहता है चारों तरफ, वो अमोनिया यूज किया जाता है। उस अमोनिया को आप R717 इस नाम से भी देखेंगे और कई बार हमको भी प्रोनाउंस करते हुए सुनेंगे कि मैं बार बार अमोनिया की जगह R717 बोलूंगा। क्लियर है? तो वो रेफ्रिजरेंट वाले चैप्टर में क्लियर होगा कि हमने अमोनिया को R717 कैसे लिख दिया। R11 है, R12 है, R134A है, तो इसका और क्या नाम है, केमिकल नाम, ये आपसे पूछेगा। आपसे इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। डायरेक्ट रासायनिक नाम देकर के आपसे R वाला नाम पूछ लिया जाएगा कि R12 है या R13 है, तो हम लोग रेफ्रिजरेंट में समझेंगे। फिलहाल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको ये जानना था कि ये घरेलू डोमेस्टिक यूज के लिए होता है और इस डोमेस्टिक यूज में हम लोग R134A रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और था हमारा, हमने आपको कल 2 ग्राफ बताया था लास्ट होते होते। अगर आपने नहीं देखा है तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, है ना? या समझ में ना आ रही हो तो अभी 5 मिनट बढ़ा दीजिए इस क्लास को। हमने P और H, P का मतलब था दाब यानी कि प्रेशर, H का मतलब था एंथैल्पी, है ना? H का मतलब क्या था? एंथैल्पी। हमने pH पर एक डायग्राम प्लॉट किया था, एक चार्ट प्लॉट किया था और साथ में ही हमने TS डायग्राम पर एक चार्ट बनाया था। TS डायग्राम पर ही एक चार्ट बनाया था, इसको हमने डोम बोला था। ये जो लाइन है इसके उधर वाला रीजन जो है वो सुपर हीटेड रीजन कहलाता है मेरे दोस्त, चाहे pH में बात करें चाहे TS में बात करें। pH का मतलब क्या है और TS का मतलब क्या है? pH का मतलब यह है कि ये वाली रेखा पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो प्रेशर हमारा, दाब हमारा बढ़ता जाएगा। इस वाली रेखा पर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एंथैल्पी हमारी बढ़ती जाएगी। एंथैल्पी का मतलब यह है कि टोटल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से TS डायग्राम में T का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारा तापमान बढ़ता जाएगा रेफ्रिजरेंट का, और जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे हमारी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? एंट्रोपी, तापमान, एंथैल्पी, प्रेशर पीछे हम लोग बात कर चुके हैं दूसरी तीसरी क्लास में ही, और दूसरी तीसरी कक्षा में जब आप पढ़ते रहे होंगे तब भी इसके बारे में जान गए होंगे। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, आप देखेंगे कि जब आपका pH चार्ट बनता है तो हमने कुछ इस टाइप से जो है आपका डायग्राम बनाया था, इस टाइप से एक डायग्राम बनाया था और हमने आपको ये बोला था कि 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया और 4 नंबर ये हो गया। जितनी भी RAC की साइकिल रहेगी उसमें रिवर्स आपको साइकिल चलानी है, एंटी क्लॉकवाइज चलानी है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। रिवर्स का मतलब क्या है कि उल्टा, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल नहीं है ये सारी साइकिल वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है। ये भी आपसे पूछ सकता है। वर्क कंज्यूमिंग का मतलब ये है कि इनको हमको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, ये खाने वाली डिवाइस है। क्लियर है? अब देखिए, ये फिगर मैं इसलिए बनवा रहा हूं कि आपसे पूछता है कि ये जो 1 2 3 4 जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस का नाम क्या है ना? पूछेगा कि 1 से 2 क्या हो रहा है, तो हमने आपको बताया था कि इधर वाला पार्ट क्या रहेगा, सदैव कंप्रेशर रहेगा, है ना? इधर वाला पार्ट क्या रहेगा? कंप्रेशर रहेगा, कंप्रेसर रहेगा। इधर वाला पार्ट क्या रहेगा? कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर रहेगा। इधर वाला पार्ट क्या रहेगा मेरे दोस्त? एक्सपेंशन वाल्व रहेगा। और इधर क्या रहेगा हमारा? इवोपरेटर रहेगा। ये बताया था हमने। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मिलेगा वो हमको यहीं पे मिलेगा। कंप्रेसर वर्क जो हमको देना पड़ेगा वो यहां पे देना पड़ेगा, इस लाइन पे। तो आपसे पूछेगा, पीछे के फैक्टर में हमने कल बात की थी कि अगर इवोपरेटर प्रेशर घटा दिया जाए, यानी कि पहले तो प्रेशर यहां था कहीं, और हमने बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस लाइन पे तो ये P वाला लाइन है तो P बढ़ेगा, अगर हम लोग नीचे आएंगे तो P घटेगा। अब आपसे पूछे कि इवोपरेटर प्रेशर घटा दिया जाए, इवोपरेटर प्रेशर घटा दिया जाए तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? तो बढ़ेगा, लाइन बड़ी होगी जैसे जैसे नीचे आएगा, है ना?
लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कंप्रेशर वर्क भी आपका बढ़ेगा। पहले यहीं तक था, फिर इतना और बढ़ गया है। तो आपसे ये भी पूछेगा, सीओपी तो आपसे पूछेगा ही, आपसे ये भी पूछेगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे दोस्त बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। कंप्रेशर वर्क आपका क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है। या अगर इन दोनों का टेस्ट लेना होगा तो सीधा का सीधा सीओपी पूछ लेगा कि सीओपी बढ़ रही है या घट रही है। इसको लाइन को नीचे करते हैं तो कंडेंसर को हम लोग प्रेशर को ऊपर करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, सब कूलिंग और सुपर हीटिंग। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो फिगर बनता है आपका कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे ऐसा फिगर आपका बनता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दें इधर तो इस टाइप से बनेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, 1 2 3 और 4। यहाँ भी ये इवापोरेटर वाला काम करेगा, ये कंप्रेशर वाला काम करेगा, ये कंडेंसर वाला काम करेगा, ये क्या करेगा, कंडेंसर का काम करेगा, और ये एक्सपेंशन का काम करेगा। तो आपसे अब बोले, ये फिगर आपके दिमाग में आ गया, आपसे बोले कि 1 से 2 तक जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, 1 से 2 तक जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है। तो आप टीएस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एस क्या है, एकदम सीधा है। क्या यस 1 वाले पोजीशन पे कुछ बढ़ा आगे या पीछे, 1 वाले पोजीशन पे यहाँ है, और 2 वाले पोजीशन पे आप देखेंगे तब भी आपका यहीं आएगा 2 भी। इसका मतलब कि यस क्या है, यस बराबर सी है, यानी कि एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है, एंट्रोपी हमारी बढ़ घट नहीं रही है, जिस दौरान पर हम 1 से दौड़ करके 2 पर पहुंचते हैं। तो 1 से 2 तक की प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी आइसेंट्रोपिक कहलाएगी। हो गया ना काम। 1 से 2 तक की जो प्रोसेस कहलाएगी आपकी आइसेंट्रोपिक कहलाएगी। फिर आपसे पूछे कि 2 से 3 क्या हो रहा है, तो 2 से 3 आप ये बोलोगे कि हमने आपको कंडेंसर तो बताया था, कंडेंसर में तो हीट रिजेक्ट होता है बाहर। तो 2 से 3 में क्या हो रहा है मेरे भाई, 2 से 3 में क्या हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन पे, इसलिए दोनों डायग्राम समझना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेशर, पहले प्रेशर यहाँ था 3 पे, है ना, 3 पे प्रेशर यहाँ था, और 2 पे भी आप देखेंगे तो यहीं पे है। क्या ऊपर नीचे हुआ, नहीं हुआ। प्रेशर की लाइन ये वाली है, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। तो समझ में नहीं आएगा तो जो डाटा है वो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन समझ में आएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, आगे चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, सब इजी है, तो छोड़ के भागना मत। चलिए 2 से 3 पे क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P बराबर C, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। फिर आपसे पूछा जाए कि 3 से 4 पे क्या हो रहा है, तो 3 से 4 पे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंट्रोपी भी बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर भी घट रहा है। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधी सीधी लाइन है, सीधी सीधी लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो H जो था पहले वही H यहाँ भी है, वही H यहाँ भी है। तो आप भूलेंगे कि एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है कहाँ पे, 3 से 4 पर, H बराबर C, ठीक है। फिर 4 से 1 आपसे बोले तो फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट है। हमने आपको कल भी बताया था कि कंडेंसर हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है और इवापोरेटर भी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर यानी कि नियत दाब पर काम करता है, कोई भी प्रेशर का चेंज नहीं होता है। तो फिर से आप क्या करेंगे, 4 से लेकर के N1 तक देखेंगे कि P बराबर मेरे दोस्त C है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये 4 प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो 4 प्रोसेस होती हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और हाँ, आप लोग क्लासेस को शेयर नहीं करोगे तो क्लास दोस्त बंद हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन पे मैं पढ़ाता रहूँगा, वहाँ पे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो इसलिए जो भी बच्चा, एक भी बच्चा अगर इस क्लास को देख रहा है, जहाँ तक देख रहा है, तो वहाँ से तुरंत शेयर करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो थोड़ी पता है, क्योंकि बाद में आप लोग, बहुत सारे लोग आएंगे देखने क्लास को तो ये लगेगा कि क्लास तो ख़त्म हो गई, चल ही नहीं रही। उसका रीज़न सिर्फ यही रहेगा, बहुत सारे बच्चे हमको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं अभी। अब आते हैं हम लोग VARS में। VARS यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका पूरा नाम है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। क्या नाम है?
चलिए लिख ही देता हूं, आप लोग तो कुछ करोगे नहीं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें अवशोषण होता है, सारा कुछ सेम होता है। पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 1858 में कैले नाम के साइंटिस्ट थे, फर्नांडिस कैले था नाम, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, कैले आप याद रखोगे तो आप पकड़ लो, क्योंकि सरनेम के बिना नहीं आएगा कहीं भी। कैले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, कैले नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की। अब और जो इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि इसमें जो आपकी एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं यूज की जाती है, कंप्रेशर की। मैकेनिकल एनर्जी का यूज नहीं होता है, मैकेनिकल एनर्जी का यूज नहीं होता है, मतलब कि कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। तो किसका यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी का, तो हीट एनर्जी कहां से आएगी? हीट एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे। हीट एनर्जी कहां से आएगी? यही कंप्रेसर की जगह हम लोग कुछ और उपकरण लगाएंगे जहां से हीट एनर्जी हमको आए, है ना। जैसे कि हमने क्या लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, साथ में हमने पंप लगा दिया, साथ में हमने हीट एक्सचेंजर लगा दिया। ये डिवाइसें पूछी जाती हैं, हीट एक्सचेंजर लगा दिया, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, ये डिवाइसें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, यूज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। इसमें जो रेफ्रिजरेंट आपका यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट, वो हम लोग यूज करते हैं NH3। NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया, R717, R717, ये आप यूज करते हैं। इसमें वाटर भी यूज किया जाता है जो कि एब्जॉर्बेंट का काम करता है। एब्जॉर्बेंट क्या यूज किया जाता है? वाटर। अभी समझेंगे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपसे पूछे जाएंगे। अभी इन सब का काम कैसे और कहां होगा इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए भाई, अब देखिए, एब्जॉर्बेंट तो हम लोगों ने यहां पे क्या लगा दिया, वाटर लगा दिया। रेफ्रिजरेंट हमने यहां पे NH3 लगा दिया। इसका यूज हम लोग जो करते हैं वो आइस मेकिंग प्लांट में करते हैं। यूज कहां पे करेंगे? आइस मेकिंग प्लांट में। आइस मेकिंग, गड़बड़ हो जा रहा है, प्लांट। आइस मेकिंग प्लांट यानी कि जहां पे बर्फ बन रहा हो, ऐसे प्लांट में हम लोग जो यूज करेंगे वो आपका VARS सिस्टम यूज करेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके मन में यह भी विचार आएगा कि सिर्फ अपने घर में VARS सिस्टम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बहुत तामझाम होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है और आपको बहुत कॉम्पैक्ट चाहिए। आपका घर छोटा है, आप चाह रहे हैं कि किचन में भी आ जाए, है ना। क्लियर है? और साथ में इसकी जो इनिशियल कास्ट होती है ना, इनिशियल कास्ट का मतलब ये है, इनिशियल कास्ट का मतलब ये है, इनिशियल कास्ट आप समझोगे, बिल्कुल शुरुआती खर्च, है ना। इसको लगवाने का शुरुआती खर्च, ऐसे लिखता हूं मैं, शुरुआती खर्च बहुत अधिक होता है।
ये एक प्लांट होता है, एक बहुत बड़ा प्लांट होता है ना। ऐसे बहुत छोटा सा रेफ्रिजरेटर नहीं है कि घर पे लाया और रख दिया। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तहत काम करने वाले जितने भी डिवाइस होती हैं वो एक प्लांट होता है, इसलिए इनको लगवाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जगह की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ा स्पेस लेता है, बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट अलग। अब कंप्रेसर की जगह पे 3-4 कंपोनेंट आपने और देख लिए, है ना। तो लेकिन क्यों, आपने एक बार तो लगवा लिया, अब मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगवा रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि हमारा एक बार का खर्चा लग जाए लेकिन रनिंग कॉस्ट उसकी हमेशा कम रहे। यानी कि जब कंप्रेसर ही नहीं है तो बिजली की खपत होगी नहीं ज़्यादा, है ना। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं सिर्फ उनको, है ना, उस प्लांट को चलाने के लिए, उस रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने के लिए किसी भी प्रकार के बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसर ही नहीं लगा है। इसलिए इसकी रनिंग कॉस्ट, है ना, रनिंग कॉस्ट, जैसे आप लोग कार लेते हैं, है ना, जो डीजल मैकेनिक ट्रेड वाले बच्चे हैं उन लोग पढ़ते हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर, है ना। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि डीजल इंजन जो है उसका स्टार्टिंग इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाद में उसका रनिंग कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है ना। बाकी टार्क और पावर का फैक्टर, वो सारी चीज़ें जो पढ़ रहा है सब्जेक्ट उसके काम का है। उसी प्रकार से आपका जो VARS लगाना है, VCRS काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा रनिंग कॉस्ट क्या रहेगा, सदैव कम रहेगा, और यही तो चाहिए एक फैक्ट्री में, रनिंग कॉस्ट कम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो आपको बताने थे। अब आते हैं हम लोग इसके वर्किंग कार्य प्रणाली पर, और इनके जो छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं उनका क्या काम होता है इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज PPT तो बनी नहीं है, मैं बना के आपको बताता हूँ। इतनी ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं अलग अलग ट्रेड की कि किसकी किसकी PPT बनाया जाए। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सेम सब कुछ VCRS जैसा रहेगा। VCRS का फिगर याद है किसी को तो दिमाग में उसको मेमोराइज करिए। देखते चलिएगा मैं क्या बना रहा हूं, मैं डर रहा हूं कि कहीं कुछ और ही ना बन जाए। हाँ, यहाँ से चीज़ें अलग हो जाती हैं। VCRS में आपने ये देखा कि इधर एक्सपेंशन वाल्व लगा था, नीचे इवापोरेटर लगा था। हमेशा ऐसा ही फिगर बनाना, इवापोरेटर को नीचे ही रखना क्योंकि फिर प्लॉट में आप करोगे ग्राफ में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऊपर आपका हमेशा वहाँ पे वही दिखेगा। क्लियर है, क्योंकि हाई प्रेशर पर रहता है ना और हाई टेम्परेचर पर रहता है, इसलिए यहाँ पे कंडेंसर, और छत पे भी आप कंडेंसर ही रखते हो। ये क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर है। ये क्या है आपका, एक्सपेंशन वाल्व है। ये क्या है आपका, इवापोरेटर है। कुछ लोगों का तो दिमाग ही घूम गया होगा बार बार इवापोरेटर और एक्सपेंशन सुन के, इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि दिमाग में आपके घुसे, क्योंकि आगे चीजें और भी क्रिटिकल होने वाली हैं। अब यहां से चीजें अलग होती हैं। यहां पे एक एब्जॉर्बर लगा होता है, यहां पे क्या लगा होता है, एक एब्जॉर्बर लगा होता है। यहां पे एक एब्जॉर्बर लगा होगा और इस एब्जॉर्बर में दो चीजें भरी रहती हैं। इस एब्जॉर्बर में सदैव दो चीजें भरी रहती हैं। यहां से जो भी रेफ्रिजरेंट बहता हुआ आएगा वो सबसे पहले कहां आएगा, एब्जॉर्बर में आएगा। फिर एब्जॉर्बर में जाने के बाद फिर यहां पे हम लोग एक पंप लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंप। फिर पंप से जाने के बाद, पंप से जाने के बाद यहां पर हम लोग लगाते हैं जनरेटर। क्या लगाते हैं, जनरेटर। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं यहां तक जिससे जनरेटर आ जाए। जनरेटर, जनरेटर लगा होता है। फिर इस जनरेटर से एक ट्यूब हम लोग लाते हैं फिर से आपके एब्जॉर्बर पर। ये यानी कि इतना सिस्टम अलग करके, कंप्रेसर वाले सिस्टम को हटा करके ये डिवाइस लगाने के लिए हमको VARS चलाना पड़ता है। अब ये सदैव जो काम करेगी साइकिल आपकी एंटी क्लॉक काम करेगी। तो ये हमने ऐसे इसको घुमा दिया, ये इसको ऐसे घुमा दिया, ये इसको ऐसे घुमा दिया, ये इसको ऐसे घुमा दिया। अब मैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अब इसका नहीं बताऊंगा, ये ऑपरेटर का क्या काम होता है, मैंने VCRS में बता दिया है।
कंडेंसर का भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक्सपेंशन वाल्व का भी नहीं बताऊंगा। जो हम लोग बात करेंगे इस लास्ट के जो 3 डिवाइस एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं कंप्रेसर की जगह, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट बह रहा होगा आपका, वो हर जगह अमोनिया रहेगा। हर जगह क्या रहेगा? अमोनिया रहेगा। अमोनिया यानी कि R717, है ना। हर जगह क्या रहेगा? R717 रहेगा, बह रहा है ये। जैसे ही इवापोरेटर में जब अमोनिया प्रवेश करेगा, उस टाइम पे ये क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। वहां भी VCRS में भी तो पहले लिक्विड ही रहता है, फिर बाद में जब हमारा क्षेत्र है जहां से हमको हीट निकालना है, जो हमको ठंडा करना है मटेरियल, वहां पे इवापोरेटर से कांटेक्ट रहेगा उसका। फिर जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, अब हीट क्या करेगा? हीट यहां से खींचेगा, ये हीट खींचेगा तो अभी लिक्विड अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर NH3। यहां निकलेगा तो वेपर NH3 हो जाएगा। वेपर NH3 होने के बाद यहां पे आपका लगा हुआ है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर लगा हुआ है। अब यहां पे वाटर है, पानी भी भरा हुआ है। यहां पे क्या भरा हुआ है? पानी। यहां पे क्या भरा हुआ है? पानी, है ना। अब जैसे ही ये आपका वेपर अमोनिया यहां पे आएगा तो पानी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, तुरंत अमोनिया को खींच लेगा कि अरे भैया आओ, कहां जा रहे हो। तुरंत आपस में मिलाया, फिर मिक्स करके इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे? पंप से लिफ्ट करेंगे और लिफ्ट करके जनरेटर में भेजेंगे। जनरेटर में जाने के बाद हमने जनरेटर में फिर से क्या की? हीट ऐड की। इन दोनों जो यहाँ पे विलयन चले जा रहे हैं आपके NH3 प्लस H2O, यहाँ क्या बहेगा? NH3 प्लस H2O। ध्यान से समझिएगा, नहीं चीजें समझ में आएंगी नहीं। NH3 प्लस H2O, क्योंकि मैकेनिकल के कोर पार्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो NH3 प्लस H2O क्या होगा? यहां से मिल करके पंप से हमने क्या किया? लिफ्ट किया, इसका प्रेशर राइज किया, इसका दाब बढ़ाया, हमने इसको ऊपर उठाया और हमने भेजा जनरेटर में। जनरेटर में जाने के बाद हमने इसमें फिर से हीट सप्लाई की। यहाँ पे कुछ कॉइल लगी होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है? इसको फिर से उबाला जाता है, फिर से बॉयल किया जाता है। और बॉयल करने के बाद यहाँ से जो अमोनिया वाला पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा और पानी वाला पार्ट क्या रहेगा? वो नीचे फिर से भेज दिया जाएगा एब्जॉर्बर में। समझ में आया? फिर से कहाँ चला जाएगा पानी वाला पार्ट? ये इसलिए मैंने H2O बनाया है, एरो। H2O नीचे से यहाँ आ गया और अमोनिया आपका यहाँ से इधर निकल गया। फिर अमोनिया आपका इधर निकल जाएगा। अब अमोनिया है गर्म तो हीट निकाल देगी अपनी बाहर। हीट क्या निकाल देगी? अपनी बाहर। और प्रेशर रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। P बराबर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ से अमोनिया आएगा नीचे और यहाँ से लिक्विड होकर के प्रेशर का ड्रॉप करेगा, लिक्विड बना करके क्या करेगा? ये फिर से आपका इवापोरेटर में जाएगा। यही प्रक्रिया बार 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 होती रहती है। क्लियर है? अब जैसे आपने देखा कि यहाँ से अमोनिया आया, हीट जब रिजेक्ट होगी किसी भी चीज से तो क्या होगा? वो कंडेंसेट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके किसका? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी आप चाहें तो कुछ डिवाइसों में लगा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंजर, HE। क्लियर है? और क्या बताना था आपको? और क्या बताना था आपको? हाँ, ये एब्जॉर्बर के बारे में हमने बता दिया। एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। जो इंपॉर्टेंट डाटा थे VARS से वो पीछे हमने आपको लिखवा दिए हैं, है ना। तो इसको नोट्स बना करके प्रॉपर लिखते जाइएगा। टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, वहां से टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहिएगा। तो इतना सा काम होता है आपके वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। इसके बाद एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका और है, वो क्या है? लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसको भी पूरा कर दें या अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास में करेंगे तो आप लोग देखोगे, नहीं तो देखोगे नहीं, है ना। तो
इसको अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके साथ में हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन भी देखेंगे, रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है। हालांकि लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा जानना भी नहीं, पीछे हम लोग सारी डिवाइसें जान गए हैं, सब कुछ इसमें भी लगेगा, है ना। यहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा ना, चलिए करवा ही देते हैं, जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब जो चारों तरफ बहेगा, जो आपका हीट निकालेगा, वो वाटर काम करने लगेगा। और एब्जॉर्बेंट की जगह एब्जॉर्बर की जगह आपका क्या आ जाएगा, LIBR, बस, और कोई अंतर नहीं। यही आपसे पूछा जाता है। बाकी मैं आपको यहाँ पे फिर कंडेंसर बता दूं, फिर से आपको इवापोरेटर बता दूं, फिर से आपको एक्सपेंशन वाल्व बता दूं, फिर से एब्जॉर्बर बता दूं, तो कोई खास सेंस नहीं बनता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, वेपर एब्जॉर्प्शन से, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। और कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है कि रेफ्रिजरेंट वाटर कैसे हो सकता है ना। तो यही इसका थोड़ा सा जो है आपको याद रखना है कि इसका रेफ्रिजरेंट जो होता है वो वाटर होता है, और एब्जॉर्बेंट क्या होता है, लिथियम ब्रोमाइड होता है। बाकी इसका आपको एप्लीकेशन पढ़ना नहीं है आपकी ट्रेड में, इसलिए डिटेल में जाना नहीं है। अब एक डाटा आपसे खूब पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी आपको काम देगा वो क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है। देखिए, 1 टन हमारे पास आइस है, 1 टन हमारे पास बर्फ है। अब इसको बर्फ से ही क्यों लिया, क्योंकि पुराने जमाने में मैंने इतिहास बताया था आपको कि तो सबसे पहले प्राकृतिक बर्फ से ही लोग ठंडा करते थे, है ना, किसी भी सामान को। हालांकि बर्फ को संभाल पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, कितना देर तक। अभी भी गांव ग्रामीण इलाकों में आप लोग देखेंगे, हमारे गांव में तो मुझे बचपन में याद है कि बिजली नहीं हुआ करती थी, तो शादी वादी में क्या होता था कि कोल्ड ड्रिंक मंगाते थे और बूसे में बर्फ को रखते थे, जूट के कपड़े में लपेट के, और वहीं पे कोल्ड ड्रिंक रखते थे, उससे कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती थी। तो मेरी जानकारी तक ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी, तो बहुत पुरानी नहीं है, ऐसा नहीं कि सदियों पुरानी बात मैं कर रहा हूं। तो 1 टन हमारे पास अगर बर्फ रहे, उस बर्फ को हम लोग खुला छोड़ दें, उस बर्फ को हम लोग खुला छोड़ दें, और उस बर्फ को पिघलने में उस बर्फ को पिघलने में, है ना, उस बर्फ को पिघलने में हम लोग 24 घंटे लगा दें। या वो बर्फ 24 घंटे तक पिघल जाए, या 24 घंटे में जितनी बर्फ पिघल जाए एक दिन में, वो आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। सीधी सी भाषा में यार, क्या लिखवाना। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन यानी कि 24 घंटे में कितनी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, कितनी आइस जो है मेरे दोस्त, आइस मेल्ट हो रही है, वो क्या कहलाता है, आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट में अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में हम लोग बात करें, तो BTU में ये होता है 200। पूछेगा आपसे 1 टन की वैल्यू ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी होती है, तो 200 होती है। वहीं पे अगर किलो जूल में आपसे पूछे, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर कितना होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर होता है 210 किलो जूल प्रति सेकंड। खूब पूछा जाता है ये सवाल। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.5 किलो वाट। ये डाटा आप लोग याद रखना, ये डाटा आपसे पूछा जाता है। यही है रेफ्रिजरेशन ऑफ यूनिट। बाकी बहुत ज़्यादा बताने को है नहीं, ये चैप्टर आपका होता है समाप्त।
है ना। वेपर कंप्रेशन भी हमने पढ़ दिया है। वेपर कंप्रेशन और वेपर अब्जॉर्प्शन और लिथियम ब्रोमाइड, ये 3 टॉपिक आपका एक चैप्टर यहाँ पे हमने सिस्टम को पढ़ लिया है जो हमको यूज करना है। अब इसके आगे अगर हमको पढ़ना होगा तो इसके आगे हम लोग घरेलू रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। घरेलू रेफ्रिजरेशन, घरेलू रेफ्रिजरेशन पढ़ लेंगे या फिर हम लोग रेफ्रिजरेंट पढ़ लेंगे, रेफ्रिजरेंट पढ़ लेंगे। इस दो में से कोई एक पढ़ लेंगे। अगर आप लोग देख रहे होंगे अभी क्लास को तो कमेंट कर देना, वही मैं करवा दूंगा। पहले मेरे हिसाब से रेफ्रिजरेंट हो जाएगा तो टर्म्स को समझने में आसानी होगी। हालांकि हमको ये चैप्टर जो VCRS VRS में करवा रहा हूँ इससे पहले रेफ्रिजरेंट बता देना चाहिए था, तो आपको आइडिया लग जाता कि जो अमोनिया बह रहा है वो क्या है। क्लियर है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये नोट्स आपको पूरा हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं फिर से आपसे बता दूं कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो लेटेस्ट एग्ज़ाम के बैच हमारे ऐप पे अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे जब आप देख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल रेलवे, लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए बैचेस चल रहे हैं। 699 रुपये फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3-3 हज़ार में लोग कोर्स दे रहे हैं, तो आप पढ़िए, एंजॉय करिए। बाकी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा दूंगा आपका, और आपका ये तो चल ही रहा है, ठीक है। टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए आप ऐप पे जा सकते हैं, नोट्स लेना है तो नोट्स लेने के लिए आप ऐप पे जा सकते हैं। बाकी आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।